हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज का सेकंड सेशन ऑन प्रोटीन सॉल्युबिलिटी। आप लोग सब जानते हैं कि प्रोटीन सॉल्युबिलिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से पूरा प्रोटीन का जो कंसेप्ट है, प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है, दैट डिपेंड्स ऑन प्रोटीन सॉल्युबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन ऑन प्रोटीन सॉल्युबिलिटी। देखो, जैसे मैंने बोल रहा था कि आज का मेरा जो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज जिसके बारे में मैंने बोल रहा था, मेरा पहला सेशन ऑलरेडी हो गया। आई हैड ए क्लास on restriction endonuclease digestion if I am not wrong, right? So today हम लोग बात करेंगे प्रोटीन सॉल्युबिलिटी का, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है प्रोटीन सॉल्युबिलिटी, इसका कंसेप्ट लेके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो CSR नेट हो, चाहे वो DBT JRF हो, चाहे वो गेट हो, या तो IIT JAM हो। बहुत सारे एग्जाम में आपको प्रोटीन सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। देखो, प्रोटीन सॉल्युबिलिटी में आने से पहले मैं कुछ जो सॉल्यूट का जो सॉल्युबिलिटी है उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा, राइट? चलिए शुरू करते हैं। देखो, मान लीजिए देयर आर टू ग्लास हियर, ओके। यहाँ पे एक ऐसे ग्लास है, यहाँ पे एक ऐसे ग्लास है, जहाँ पे फुल ऑफ वाटर है, जहाँ पे फुल ऑफ वाटर है, राइट? ओके, यहाँ पे फर्स्ट ग्लास में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ शुगर डाल रहा हूं, यहाँ पे कुछ सैंड डाल रहा हूं, राइट? सैंड डाल रहा हूं। अब दोनों ग्लास को आप मिक्स करने की कोशिश कीजिए, मिक्स करो, ठीक है? शुगर विथ वाटर, सैंड विथ वाटर, क्या होगा आफ्टर 2 मिनट, आफ्टर 5 मिनट क्या होगा? शुगर तो इजीली डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, बट सैंड डिजॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं डिजॉल्व होगा? क्यों शुगर डिजॉल्व होगा, क्यों सैंड डिजॉल्व नहीं होगा? इसका पीछे रीजन क्या है? ठीक है, चलिए देखते हैं एक्चुअल रीजन क्या है। जब आप शुगर डाल रहे हो वाटर में, there will be an interaction between solute and solvent. शुगर क्या है? सॉल्यूट। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। जब आप शुगर को डाल रहे हो वाटर में, then there will be a solute solvent interaction. सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन करेगा। वो इंटरेक्शन शुगर के केस में भी होगा, वो इंटरेक्शन सैंड के केस में भी होगा। बट डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस है यहां पे जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, दैट विल बी फेवरेबल। मतलब शुगर विल इंटरेक्ट विथ वाटर by forming lot of hydrogen bonds. But in case of sand, ये जो solute solvent interaction है, that will be unfavorable. तो जब solute solvent interaction favorable होगा, solute will be dissolved in the solvent. जब solute solvent interaction not favorable होगा, मतलब favorable नहीं होगा, solute will never be dissolved in the solvent. यहां पे शुगर के साथ वाटर का बात करो, शुगर वाटर का जो इंटरेक्शन है टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, so sugar will be easily dissolved in water. But in case of sand interacting with water, there will be no bond formation. So sand के साथ water का जो interaction, that is not favorable. But sugar के साथ water का जो interaction है, that is favorable. Understood? So since sugar water interaction is favorable, that's why sugar will be dissolved in water. And since sand water interaction is not favorable, sand will not be dissolved in the water. So यहां से आपको क्या समझ में आया? किसी भी सॉल्यूट का बात करो, फॉरगेट अबाउट शुगर, सैंड, एनीथिंग, यू टॉक अबाउट एनी मॉलिक्यूल XYZ। अगर किसी XYZ मॉलिक्यूल का मैं सॉल्युबिलिटी का बात कर रहा हूं, सो दैट मॉलिक्यूल शुड इंटरैक्ट विद द सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन फेवरेबल निकला, देन सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व इन द वाटर। इफ देयर इंटरेक्शन इज नॉट फेवरेबल, सॉल्यूट विल नेवर बी डिसॉल्व इन द वाटर। अब यू अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट, राइट? नाउ कम टू प्रोटीन। तो जब हम लोग प्रोटीन के सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे, सेम फंडा, मतलब प्रोटीन शुड इंटरैक्ट विद द वाटर। अगर प्रोटीन वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे, देन प्रोटीन विल नॉट बी सॉल्युबलाइज्ड। अंडरस्टूड? ओके, फाइन। अब चलो देखते हैं, प्रोटीन जब वाटर के साथ इंटरेक्शन करने जा रहे हैं, देन प्रोटीन का कौन सा पार्ट है जो कि मेजर कंट्रीब्यूशन लाएगा, जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर है। मेजर कंट्रीब्यूटर है जब प्रोटीन वाटर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, मेजर कंट्रीब्यूटर होगा प्रोटीन का साइड चेन में। साइड चेन का मैं बात कर रहा हूं, साइड चेन में R ग्रुप में जब अमाइनो ग्रुप होगा, या R ग्रुप में कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। ये जो दो साइड चेन है, ये जो दो साइड चेन है जिसमें R ग्रुप का मैं बात कर रहा हूं, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अल्फा अमाइनो ग्रुप, अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अल्फा अमाइनो ग्रुप और अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप। आई एम टॉकिंग अबाउट R ग्रुप, मतलब जब अमाइनो ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा साइड चेन में एज R ग्रुप, राइट? ओके,
सो जब ए प्रेजेंट होगा देन दे कैन इजीली इंटरेक्ट विथ वाटर. सो नाउ थिंक फ्यू सिचुएशन. मान लीजिए एक कंडीशन ऐसा है जहां पे मान लीजिए कि 5 अमाइनो ग्रुप है एंड 5 कार्बोक्सिल ग्रुप है. ठीक है, जब 5 अमाइनो ग्रुप है एंड 5 कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप का चार्ज कितना +1, एक कार्बोक्सिल ग्रुप का चार्ज कितना -1. तो अब जब दो मान लीजिए कि कंडीशन है जहां पे 5 कैटायन और 5 एनायन है, राइट, टोटल 10 है आयनिक स्पीसीज, उनमें से मान लीजिए कि 5 है कैटायन 5 है एनायन. सो व्हाट विल बी द ओवरऑल चार्ज हियर? ओवरऑल चार्ज विल बी 0. मतलब अमाइनो ग्रुप कैटायन ग्रुप को न्यूट्रलाइज कर देंगे, राइट, दे विल न्यूट्रलाइज विद ईच अदर. तो जब दोनों का नंबर सेम हो जाएगा, दे विल न्यूट्रलाइज विद ईच अदर, सो द ओवरऑल चार्ज विल बी 0. एंड इन दिस कंडीशन प्रोटीन का एक भी साइड चेन बचा नहीं रहेगा जो कि वाटर के साथ इंटरेक्शन करने वाला है. Are you getting my point? If not, I'll give you 2 more examples. देखो, ये एक सिंपल एग्जांपल है जहां पे नंबर ऑफ कैटायनिक ग्रुप एंड एनायनिक ग्रुप आर सेम. तो दोनों एक साथ एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसीलिए वाटर के साथ इंटरेक्शन करने वाला कोई है ही नहीं. मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन ऐसा है, मान लीजिए 8 अमाइनो ग्रुप है एंड 5 कार्बोक्सिल ग्रुप है. यहां पे इसका टोटल चार्ज क्या होगा? 8 अमाइनो ग्रुप मतलब +8, 5 कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब -5, राइट. सो ओवरऑल चार्ज होगा यहां से +3. ओवरऑल चार्ज होगा +3, मतलब 3 एक्सेस कैटायनिक ग्रुप है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब देयर आर 3 एक्सेस कैटायनिक ग्रुप. जब 3 एक्सेस कैटायनिक ग्रुप होगा, दैट विल इंटरेक्ट विद वाटर, राइट, क्योंकि वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल. वाटर जब पोलर है, इसके साथ कैटायनिक ग्रुप भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, इसके साथ एनायनिक ग्रुप भी इंटरेक्शन कर सकते हैं. तो एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि 8 अमाइनो ग्रुप एंड 5 कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसका ओवरऑल चार्ज हो रहा है +3, मतलब 3 एक्सेस कैटायनिक ग्रुप है. दिस कैन इजीली इंटरेक्ट विद वाटर. तो जब दिस 3 extra cationic group will interact with water, this protein will be easily dissolved in water. Protein will be dissolved, protein will be solubilized. Understood? Same thing. अब सोचो, मान लीजिए और एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं. मान लीजिए आपके पास ऐसे है 5 अमाइनो ग्रुप है एंड 8 कार्बोक्सिल ग्रुप है, राइट. सो यहां पे ओवरऑल चार्ज क्या होगा? -3. 5 अमाइनो ग्रुप 8 कार्बोक्सिल ग्रुप, ओवरऑल चार्ज क्या होगा? -3. सो यहां पे भी -3 मतलब क्या? प्रेजेंस ऑफ 3 एक्सेस एनायनिक ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ 3 एक्सेस एनायनिक ग्रुप, राइट. तो चाहे एनायनिक ग्रुप एक्सेस हो चाहे कैटायनिक ग्रुप एक्सेस हो, सिंस वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल, बोथ कैटायन कैन इंटरेक्ट विद वाटर एज वेल एज एनायन कैन आल्सो इंटरेक्ट विद वाटर. तो ये जो दोनों जो कंडीशन है, देखो, एक सिचुएशन हुआ जहां पे एक्सेस 3 कैटायनिक ग्रुप है, एक सिचुएशन हुआ जहां पे 3 एक्सेस एनायनिक ग्रुप है. बट दोनों केस में बोथ कैन इंटरेक्ट विथ वाटर. बट इफ यू कंसीडर दिस where the number of cationic group and number of anionic groups are same, वहां पे there is no excess cationic group, there is no excess anionic group. Even though वहां पे 5 cationic group है, बट जब 5 कैटायनिक ग्रुप है उसके साथ 5 एनायनिक ग्रुप भी है, सो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई एक्सेस कैटायनिक स्पीसीज भी नहीं है, यहाँ पे एक्सेस कुछ एनायनिक स्पीसीज भी नहीं है. सो इन दिस केस प्रोटीन सॉल्युबिलिटी विल बी लिस्ट, इट विल बी 0. क्यों? क्योंकि देयर इज नो एक्स्ट्रा कैटायनिक ग्रुप, देयर इज नो एक्स्ट्रा एनायनिक ग्रुप व्हिच कैन इंटरेक्ट विद वाटर. सो इन दिस कंडीशन प्रोटीन का जो वाटर के साथ इंटरेक्शन होगा, देयर विल बी नो इंटरेक्शन, बिकॉज इंटरेक्शन करने के लिए कोई तो इंटरेक्टिव स्पीसीज होना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे कोई इंटरेक्टिव स्पीसीज है नहीं, इसलिए वाटर प्रोटीन का सॉल्युबिलिटी विल बी 0. बट इफ यू कैन कंसीडर दिस कंडीशन एज वेल एज दिस कंडीशन, इन बोथ द कंडीशंस there are some cationic species or anionic species which can interact with water. Eventually this protein in both the cases protein will be dissolved in water. Understood? So अब देखो, ये जो ग्राफ है प्रोटीन सॉल्युबिलिटी वर्सेस पीएच, प्रोटीन सॉल्युबिलिटी वर्सेस पीएच का अगर ग्राफ देखोगे, ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट व्हिच इज एक्चुअली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अ प्रोटीन. व्हाट डू मीन बाय आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? Isolated point मतलब number of cationic group and number of anionic group will be equal at a particular pH.
सो मान लीजिए ये जो PI है, फॉर एन एग्जाम्पल द वैल्यू इज 5, मतलब अब at pH 5 the number of cationic group and number of anionic groups are same. so इस लेवल पे देखो इसका solubility क्या है, solubility 0, मतलब सबसे कम solubility हो रहा है, least, मतलब protein will be insoluble, protein will be insoluble when the protein comes to its isolative point. That's it. So अगर आप isolative point पे किसी protein को treat कर रहे हो, if you are treating a protein at its isolative point, the solubility will be gone totally. There will be no solubility. Protein will become insoluble. Understood? Okay. अब दोनों साइड देखो, ये टोटल pH स्केल है, ये जो टोटल pH स्केल है इसको मैं दो साइड में डिवाइड कर रहा हूं. एक साइड pH लेस देन PI, दूसरा साइड pH ग्रेटर देन PI. राइट? ये वाला जो पार्ट है जहां पे pH लेस है, pH लेस मतलब क्या? हाईली प्रोटोनेटेड, प्रोटॉन कंसंट्रेशन विल बी सो हाई, तो चार्ज विल बी पॉजिटिव. एंड जब pH ज्यादा हो रहे मतलब अल्कलाइन कंडीशन, प्रोटॉन कंसंट्रेशन विल बी लेस, मतलब डीप्रोटोनेटेड स्टेट. राइट? सो ये हो गया प्रोटोनेटेड स्टेट, ये हो गया डीप्रोटोनेटेड स्टेट. अंडरस्टूड माय पॉइंट? ओके फाइन. अब देखो, सो मान लीजिए आप दो चीज कंसीडर करो. तो यहां पे मैंने PI 5 कंसीडर किया, राइट? तो आप दो pH ले लो, किसी भी pH, मान लीजिए pH 4 ले लो, इसका pH 2 ले लो इसका, ठीक है? सो pH 4 इज लेस देन 5, pH 2 इज ऑल्सो लेस देन 5. तो दोनों कंडीशन में प्रोटीन का जो चार्ज दैट विल बी पॉजिटिव. व्हाई? मैंने यहां पे लिख दिया, देखो pH अगर लेस देन PI हुआ सो प्रोटीन का चार्ज विल बी पॉजिटिव. सो चाहे प्रोटीन का pH 4 हो चाहे प्रोटीन का pH 2 हो, दोनों का केस में प्रोटीन का चार्जेस होगा प्लस. बट यहां पे अगर मैं दोनों का डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि मान लीजिए कि कौन सा केस में प्रोटीन विल बी मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ऑफ कोर्स प्रोटीन विल बी मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड हियर. क्यों? क्योंकि इसका जो डिफरेंस है pH एंड PI का जो डिफरेंस है 2 with 5 एंड इसका डिफरेंस क्या है 4 with 5. सो 2 with 5 एंड 4 with 5 किसका डिफरेंस ज्यादा है? 2 with 5. सो चार्जेस विल बी प्लस मोर हियर. सेम थिंग इफ यू कंसीडर 2 pH here, let's say pH 8 and pH 11. So pH 8 and 11 both are greater than PI 5. देखो pH greater than PI 5 charge will be minus, मतलब deprotonated, right? So यहाँ पे भी प्रोटीन का चार्ज deprotonated रहेगा, मतलब नेगेटिव, यहाँ पे भी रहेगा नेगेटिव. बट इन दोनों का केस में किस केस में ज्यादा नेगेटिव रहेगा? यहाँ पे रहेगा ज्यादा नेगेटिव. क्यों? क्योंकि सेम फंडा जैसे यहाँ पे मैंने किया था, देखो 5 with 8 and 5 with 11, तो किसका डिफरेंस ज्यादा है? 5 with 11 डिफरेंस ज्यादा है, राइट? सो इट विल बी मोर नेगेटिव एट pH 11. इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? अब इसका एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है? सो इस स्लाइड से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? अगर किसी प्रोटीन का सॉल्युबिलिटी ग्राफ आप देखोगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स pH, इसका जो आइसोलेटिव पॉइंट है, प्रोटीन का जो आइसोलेटिव पॉइंट होगा, आइसोलेटिव पॉइंट में प्रोटीन का सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा. प्रोटीन का सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा. प्रोटीन का सॉल्युबिलिटी विल बी गॉन, इट विल बिकम इनसॉल्युबल एट आइसोलेटिव पॉइंट, राइट? ओके, अब चलो दूसरा स्लाइड पे. इसका मैं इंपॉर्टेंस आपको बताना जा रहा हूं कि इसका कंसेप्ट आपको कहां पे लगेगा, कहां पे आप इसको अप्लाई करोगे. इसका जो कंसेप्ट है कहां अप्लाई करोगे मैं बता रहा हूं. अभी देखो, मान लीजिए आपने सेंट्रीफ्यूज किया, किसी भी प्रोटीन प्यूरिफिकेशन से पहले आप आइसोलेशन करते हो, राइट? बेसिकली प्रोटीन को पहले आइसोलेट करते हो देन प्यूरिफाई करते हो. सो आइसोलेशन स्टेप में बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन का रोल आता है, राइट? तो मान लीजिए सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ एक प्रोटीन मिला पिलेट एंड यहाँ पे एक प्रोटीन मिला, ठीक है? सो देखो, आप देखो यहाँ पे एक पार्ट है, एक पार्ट है. दिस इज पिलेट पार्ट, दिस इज सुपरनेटेंट पार्ट, राइट? अब मैं बता रहा हूं ये दोनों पार्ट क्या क्या है. ये जो सुपरनेटेंट पार्ट है दिस इज व्हाट? दिस इज सॉल्युबल पार्ट, दिस इज सॉल्युबल पार्ट. और ये जो पेलेट वाला पार्ट है दिस इज इनसॉल्युबल पार्ट, राइट? दिस इज इनसॉल्युबल पार्ट, दिस इज इनसॉल्युबल पार्ट क्योंकि ये पेलेट है, राइट? अब बताओ जो प्रोटीन पेलेट में आएगा, जो आप प्रोटीन आइसोलेट कर रहे हो, अगर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद किसी प्रोटीन पेलेट में आपको आ रहे हैं, इसका मतलब यू कैन नॉट प्यूरिफाई दैट प्रोटीन. प्लीज रिमेंबर, to purify your protein should be solubilized. So your protein should be a part of supernatant. If you don't find any protein in the supernatant, you cannot purify that protein. That is the simple funda of protein purification. मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप प्रोटीन प्यूरिफिकेशन का टाइम
उसका पहले आप क्या करते हो, प्रोटीन आइसोलेट करते हो, सेल ब्रेक करने के बाद उसको आइसोलेट करते हो थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद अगर आपको दो दो पार्ट मिलेगा, सुपरनेटेड एंड पेलेट। अगर आपका प्रोटीन सुपरनेटेड में नहीं आया, you cannot purify that protein. If a protein comes in the pellet, you cannot purify it. Understood? So, प्रोटीन को अगर प्यूरिफाई करना है, that should be a part of supernatant. क्योंकि ये जो पार्ट है इसी को आप कॉलम में लोड करोगे, आप तो कॉलम में लोड करोगे ना, you cannot load the pellet part. You have to load the supernatant part. Understood? Okay. So, supernatant part means soluble. Pellet part मतलब insoluble. Are you getting my point? Okay, fine. So now मान लीजिए यू आर डीलिंग विथ टू प्रोटीन्स। मान लीजिए कि यू आर डीलिंग विथ टू प्रोटीन्स, मैं यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए यहां पे यू आर डीलिंग विथ टू प्रोटीन्स, प्रोटीन ए एंड बी, ठीक है, प्रोटीन ए एंड बी। एंड आप देख रहे हो कि प्रोटीन ए एंड बी जब आप प्यूरिफाई करने का कोशिश कर रहे थे, दोनों प्रोटीन एक साथ आ रहे, दोनों प्रोटीन एक साथ आ रहे। सो लेट्स से योर टारगेट इज प्रोटीन ए, so B is basically what? B is basically what? B is a contaminant, right? B is a contaminant, right? आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है A, बट प्रोटीन प्यूरिफिकेशन का टाइम पे B भी आ रहे हैं प्रोटीन A के साथ। इसका मतलब आपका प्रोटीन इज नॉट प्यूरिफाइड, योर प्रोटीन इज नॉट 100% प्योर, इट इज कंटामिनेटेड विथ अनदर प्रोटीन, राइट? ओके, तो यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, P एक कंटामिनेंट है, राइट? अब देखो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो मान लीजिए ए है प्रोटीन ए है प्रोटीन बी, दोनों का आइसोलेटिव पॉइंट अलग अलग है, राइट? तो फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे इसका आइसोलेटिव पॉइंट है 4 फॉर एन एग्जांपल, एंड इसका आइसोलेटिव पॉइंट है 5। सो प्रोटीन ए का आइसोलेटिव पॉइंट है 4, प्रोटीन बी का आइसोलेटिव पॉइंट है 5, राइट? तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं कौन सा वैल्यू लिया। ओके फाइन, यहाँ पे लिखा है कि pH 5.5 would be the most appropriate pH to purify protein A. Okay, that is the example which is given to you. I'm talking about this. Okay, so मान लीजिए कि इसका PI है 4, इसका PI है 5, right? अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल दिया था, आपको प्यूरिफाई करना है A, B को हटाना है क्योंकि B is coming in the form of contaminants, right? अब देखो तो कौन सा pH लोगे आप, कौन सा pH से इसको ट्रीट करोगे ताकि B हट जाएगा एंड A रहेगा, राइट? तो मैंने आपको क्या बोला, यहां पे देखो, पहले फंडा यहां पे देखो, आप किसको प्यूरिफाई कर सकते हो, जो प्रोटीन सुपरनेटेड में आएगा। आप किसको प्यूरिफाई नहीं कर सकते हो, जो कि पेलेट में आएगा, राइट? सो अगर आपका टारगेट ऐसे हो रहे कि आपको ए प्यूरिफाई करना है एंड बी को हटाना है, सो ए शुड कम हियर एंड बी शुड कम हियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब B should be a part of pellet and A should be a part of supernatant so that you can purify A and you can easily eliminate B. क्योंकि B तो pellet में आ गया, मतलब गया, ऐसे ही गया, राइट? अब मैं बता रहा हूं कि कैसे पॉसिबल होगा ये, हाउ विल यू मेक इट। अब देखो A का आइसोलेटेड पॉइंट कितना मैंने बोला 4, इसका कितना बोला 5, राइट? तो अब हटाना किसको है, किसको हटाना है, B को हटाना है। तो इसका pH कितना होना चाहिए जहां पे B विल बी इन पेलेट, B का जो आइसोलेटिव पॉइंट है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? B का जो आइसोलेटिव पॉइंट है 5, मान ए एग्जांपल अब देख लो, अगर मैं इसका 4 आइसोलेटिव पॉइंट का बात कर रहा हूं, 4 इसका है 5, अगर मैं 5 का बात करूं, अब देखो 5 में ये जो ए बी का कार्ब है, राइट? 5 में B का सॉल्युबिलिटी क्या है, सबसे कम 0, ए है B का कार्ब, राइट? सो अगर आप pH 5 में ट्रीट करोगे, अगर आप pH 5 में ट्रीट करोगे, सो B का सॉल्युबिलिटी हो गया 0। अब देखो pH 5 में A का देखो क्या, ये है pH 5, राइट? A है सॉल्युबिलिटी फॉर A, दिस इज सॉल्युबिलिटी फॉर A, दिस इज सॉल्युबिलिटी फॉर B। अंडरस्टूड? देखो इसको गौर से देखो, फिर बता रहा हूं, हमको हटाना है B को क्योंकि B इज कमिंग एज कंटामिनेंट। अगर B इज कमिंग एज कंटामिनेंट एंड B को हटाना है, अगर मेरा टारगेट है B को हटाना, सो यू प्लीज ट्रीट द प्रोटीन मिक्सचर, you please treat the protein mixture in the isolative point of that protein जिसको आप हटाने चाह रहे हो। So if you are trying to eliminate B, so please treat the protein mixture at the isolative point of B. Why? क्योंकि isolative point of B means B का solubility सबसे कम,
एंड उसी पीएच में ए का देखो, बाकी जो प्रोटीन है जिसको आप चाह रहे हो प्रोटीन को प्यूरिफाई करने के लिए, उसका देखो आइसोलेटिव पॉइंट, उसका सॉल्युबिलिटी देखो ज्यादा है। रिगार्डिंग पॉइंट। अब मान लीजिए शायद आप ऐसा सोच रहे हो कि इसका 4 है इसका 5 है, कि सर कैन आई ट्राई विथ 4.5? हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग? हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग सर कैन आई ट्राई विथ 4.5? हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग? इफ यू आर थिंकिंग यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? अब देखो, अगर आप 4.5 में कंसीडर करोगे दोनों, देखो क्या होगा 4.5 में। 4.5 मतलब यहाँ पे pH 4 यहाँ पे pH 5, सो लेट्स से दिस इज 4.5, राइट? सो 4.5 में ए है, ए का कार्ब, राइट? तो ए होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ ए है बी का कार्ब, दिस विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ बी आल्सो। इसका मतलब क्या? 4.5 में दोनों विल बी सॉल्युबलाइज्ड, both will be solubilized. So if both are solubilized, then how can you separate one? Basically, what is your target? Let me tell you what is your target. You will keep one protein, you will separate another protein, right? You will remove one more protein. So if both the protein are coming together, how will you separate them? Are you getting my point? It's so simple. See, if both the protein comes, let's say in the supernatant, you can't separate them. If both the protein come in the pellet, you can't separate them, right? So one protein should be a part of supernatant, one protein should be a part of pellet. दो प्रोटीन दो अलग अलग जगह पे होगा, then you can easily separate. So इसको सेपरेट करने के लिए एक प्रोटीन सुपरनेटेंट होना चाहिए, एक प्रोटीन पेलेट में आना चाहिए। अगर दोनों प्रोटीन सुपरनेटेंट में आ गया, यू कैनॉट सेपरेट देम। अगर दोनों प्रोटीन पेलेट में आ गया, यू कैनॉट सेपरेट देम। अंडरस्टूड? सो अगर दोनों को सेपरेट करना है, एक प्रोटीन को आना होगा सुपरनेटेंट में, दूसरा प्रोटीन को आना होगा पेलेट में, सो दैट यू कैन सेपरेट देम, राइट? सो इसीलिए देखो, अगर आप 4.5 वाला पीएच कंसीडर करोगे तो दोनों सॉल्युबलाइज्ड हो जाएगा, राइट? तो जब दोनों सॉल्युबलाइज्ड होगा, then how can you separate them? You cannot. So for separation, your funda is very simple. अब जिसको सेपरेट करना चाहोगे, you please keep that in supernatant. अब जिसको हटाना चाहोगे, you please bring it in the pellet. Now the question is, how will you bring it in the pellet? You please treat that protein at its isolative point, right? क्योंकि isolative point में solubility सबसे कम होता है, least solubility, right? So that is the funda we got. So अगर किसी प्रोटीन को हटाना है, अगर किसी कंटामिनेंट प्रोटीन को हटाना है, please treat the protein mixture at its isolative point. That is the actual bottom line of the whole story, right? Okay. Next, यहां पे एक चीज मैं बताऊंगा। एक तो हो गया प्रोटीन सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट, राइट? दूसरा है, मैं एक क्रोमेटोग्राफी का कुछ टेक्निक है वहां पे मैं बात करूंगा कि मान लीजिए दो प्रोटीन है, प्रोटीन ए एंड प्रोटीन बी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है सेम। लेट्स से इसका भी 40 है, इसका 41 है, नॉट सेम, लेट्स से वेरी क्लोज, राइट? वेरी क्लोज मॉलिक्यूलर वेट, ओके? एंड लेट्स से आइसोलेटिव पॉइंट ये भी दोनों का लगभग सेम है, राइट? मान लीजिए इसका है 4.2, इसका है 4.4, ठीक है? तो यहां पे आप क्या करोगे? यू आर डीलिंग विथ टू प्रोटीन्स जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 40 एंड 41 किलो डाल्टन, एंड आइसोलेटिव पॉइंट है 4.2 एंड 4.4। शायद आपको लग रहा है कि सर ये तो डिफरेंट है, 40 एंड 41 इज डिफरेंट एंड 4.2 एंड 4.4 आर आल्सो डिफरेंट। yes, it is different mathematically, but biologically these values are not so different. They are very close. You cannot purify, I mean you cannot separate A from B on this basis. Are you getting my point? If not, I'll give you some more example, then you'll understand. देखो, आप शायद सोच रहे हो सर मॉलिक्यूलर रेट 40 किलो डाल्टन और एक का है 41 किलो डाल्टन, दोनों तो डिफरेंट है। हाँ, दोनों डिफरेंट है, बट बायोलॉजिकल साइंस का जो प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे हम लोग सेपरेट करते हैं, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी फॉर एन एग्जांपल, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर रेट, और 40 एंड 41 इज नॉट अ बिग डील। 40 एंड 41 बोथ आर वेरी क्लोज। आपको मैथमेटिकली लग रहे होंगे कि सर 40 किलो डाल्टन 41 किलो डाल्टन आर quite distant, मतलब quite different, but it is not. Mathematically it can be different, but in biologically those are very close. So by size exclusion chromatography you cannot purify them. Next आ जाओ ion exchange chromatography, क्योंकि आप PI से डील करोगे, चाहे 4.2 and 4.4। अगेन मैंने ये जो वैल्यू दिया so that you should be more confused. You will be easily confused.
तो यू विल बी थिंकिंग सर 4.2 एंड 4.4 तो बहुत डिफरेंट है आइसोलेटिव पॉइंट. नो सॉरी, this is not so different. Again I'm telling you, mathematically this can be different, but when it comes to the concept of isolative point and on the basis of ion exchange chromatography, these 4.2 4.4 are very close. So using ion exchange chromatography also you cannot separate them, right? अब यहां पे रह गया एक बहुत सिंपल टेक्निक जिसका नाम है अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन. अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन देखो क्या है. अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन यहां पे एक्चुअली क्या करते हैं, प्रोटीन का एक कंसेप्ट है जिसका नाम है सॉल्टिंग इन एंड सॉल्टिंग आउट. ठीक है, सॉल्टिंग इन एंड सॉल्टिंग आउट. अच्छा एक बार देख लो यहां पे एक्चुअली क्या है, जो हब मिस्टर सीरीज है ना, हब मिस्टर सीरीज क्या है, प्रोटीन को सॉल्युबिलिटी बनाने के लिए, क्योंकि मैंने सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट पहले आपको बताया, राइट. सो फंडा क्या है, फंडा क्या है मैं बता रहा हूं. दो यू आर डीलिंग विथ टू प्रोटीन्स, अब एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन से सेपरेट करना है, राइट. अगर उसके दोनों प्रोटीन का बीच मॉलिक्यूलर वेट में ह्यूज डिफरेंस है, लिसन प्लीज लिसन टू मी, आपको दोनों प्रोटीन में से एक प्रोटीन को सेपरेट करना है. तो अगर दोनों का बीच मॉलिक्यूलर वेट बहुत डिफरेंट है, सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट यू कैन सेपरेट देम, व्हिच इज साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी. सिमिलरली अगर दोनों प्रोटीन का आइसोलेटिव पॉइंट बहुत डिफरेंट है, then you can easily separate them using ion exchange chromatography, right. बट मान लीजिए कि एक ऐसा कंडीशन है जहां पे मॉलिक्यूलर वेट भी वेरी क्लोज, आइसोलेटिव पॉइंट इज आल्सो वेरी क्लोज, देन हाउ विल यू सेपरेट, द क्वेश्चन इज दैट, देन हाउ विल यू सेपरेट, राइट. सो यू कैनॉट चूज मॉलिक्यूलर वेट, यू कैनॉट चूज आइसोलेटिव पॉइंट आल्सो. यहां पे सेपरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ दूसरा फीचर्स प्रोटीन का कंसीडर करना है. क्या है वो फीचर, देखो वो है सॉल्युबिलिटी, वो है सॉल्युबिलिटी. ठीक है, अंडरस्टूड. यह सॉल्युबिलिटी देखो, प्रोटीन का सॉल्युबिलिटी जो है उसका बेसिस पे आप प्रोटीन को इजीली सेपरेट कर सकते हो. कैसे, देखो मान लीजिए कि आप दोनों प्रोटीन लेके चल रहे हो, जैसे ए एंड बी, ए को प्यूरिफाई करना है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, यू मेक ए सॉल्युबलाइज्ड, यू मेक बी इनसॉल्युबलाइज्ड. मतलब बी को आप प्लेट में लाओ, ए को आप सुपरनेटेंट में रख दो, इजीली सेपरेट हो जाएगा, राइट. So basically you have to play on the fundamental basis on solubility. आपको solubility का बेसिस पे प्रोटीन को प्यूरिफाई करना है, राइट. आप आ जाओ, देखो प्रोटीन को अगर सॉल्युबिलिटी बनाना है, यहां पे सॉल्ट का एक बहुत बड़ा रोल है. सॉल्ट कैन हेल्प प्रोटीन सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन सॉल्युबलाइजेशन, राइट. सॉल्ट कैन हेल्प इन द प्रोटीन सॉल्युबलाइजेशन. बट यहां पे देखो एक हॉपमिस्टर सीरीज है, ये सीरीज में क्या होता है, जैसे कुछ आयनिक स्पीसीज का कैटायनिक स्पीसीज, एनायनिक स्पीसीज का एक सीरीज होता है ना, कितना उसका कैटायनिक नेचर है, कितना उसका एनायनिक नेचर है, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. सिमिलरली यहाँ पे एक हॉपमिस्टर सीरीज है. ये सीरीज क्या बताते हैं, ये सीरीज बोलते हैं कि ये जो सॉल्ट का प्रोटीन सॉल्युबिलिटी का एबिलिटी कितना है, चाहे वो कैटायनिक हो चाहे वो एनायनिक हो, उसका कितना एबिलिटी है टू सॉल्युबलाइज द प्रोटीन. So on the basis of their ability, the salts, the ionic species are, given their rank. Now look at this. देखो, फ्लोराइड है, सल्फेट है, right? In terms of anionic species, cationic species में देखो आपका अमाइनो ग्रुप है, then पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है. देखो सबसे हाईएस्ट है फ्लोराइड या तो सल्फेट एनायनिक स्पीसीज में. कैटायनिक स्पीसीज में सबसे ज्यादा है अमोनिया. इसीलिए ये जो सॉल्ट है अमोनियम सल्फेट, ये जो सॉल्ट है इसका एबिलिटी सबसे ज्यादा है टू सॉल्युबलाइज द प्रोटीन. देखो द हॉपमिस्टर सीरीज इज द क्लासिफिकेशन ऑफ आयंस इन ऑर्डर ऑफ देयर एबिलिटी टू सॉल्ट आउट और सॉल्ट इन अ प्रोटीन. मतलब किसी प्रोटीन को अगर सॉल्युबलाइज बनाना है, फॉर दैट यू कैन इंट्रोड्यूस सम सॉल्ट मॉलिक्यूल्स, राइट. अब देखो तो इस मामले में सबसे जो बेस्ट सॉल्ट है वो है अमोनियम सल्फेट, राइट. एक बार देख लो, देखो यहाँ पे आप ये जो सॉल्ट है उसका स्ट्रेंथ आप इंक्रीज कर रहे हो, राइट. स्ट्रेंथ आप इंक्रीज कर रहे हो. अब देखो जब आप स्ट्रेंथ थोड़ा इंक्रीज करो इनिशियली, सॉल्युबिलिटी देखो, दिस इज सॉल्युबिलिटी, वाई एक्सिस में सॉल्युबिलिटी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, राइट. अप टू दिस फॉर एन एग्जांपल जब आप थोड़ा इंक्रीज कर रहे हो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन, सॉल्ट का स्ट्रेंथ जब थोड़ा इंक्रीज कर रहे हो, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है. दिस पार्ट इज एक्चुअली नोन एज सॉल्टिंग इन. मतलब
आप इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्ट, जब आपका सॉल्ट का कंसेंट्रेशन थोड़ा कम है तब प्रोटीन का सॉल्युबिलिटी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, विच इज नोन एज सॉल्टिंग इन। अब देखो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन आप ज्यादा कर रहे हो, देन सॉल्युबिलिटी इज कमिंग डाउन, देखो सॉल्युबिलिटी कमिंग डाउन, सो दिस पार्ट इज एक्चुअली नोन एज सॉल्टिंग आउट, दिस पार्ट इज एक्चुअली नोन एज सॉल्टिंग आउट। ठीक है, अब देखो इसका कंसेप्ट क्या रहेगा, यहाँ पे अमोनियम सल्फेट, इसका एबिलिटी सबसे ज्यादा है अमोनियम सल्फेट। अब मैं बता रहा हूं कि इसको लेके आप क्या करोगे। देखो मान लीजिए आपके पास दो प्रोटीन है ए एंड बी, एक प्रोटीन मिक्सर है, एक प्रोटीन मिक्सर में ए एंड बी दो है, एंड आपको क्या रखना है, ए को रखना है, इसको रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है। अगर बी को रिमूव करना है तो यहां पे आप अमोनियम सॉल्ट डाल दो, अमोनियम सल्फेट, यहां पे अमोनियम सल्फेट डाल दो। ठीक है, एंड ए में बता रहा हूं इसका जो अमाउंट है अमोनियम सल्फेट का जो परसेंटेज रहेगा दैट विल वेरी फ्रॉम प्रोटीन टू प्रोटीन। You have to standardize that protocol. You have to optimize that percentage of ammonium sulfate. Of course, that requires some level of standardization. That depends. That's not an issue. तो इसका कंसेंट्रेशन आप चेंज करके, थोड़ा वेरी करके, थोड़ा एक्सपेरिमेंटली डिजाइन करके आप क्या कर सकते हो, बी को सॉल्टिंग आउट कर सकते हो, सॉल्टिंग आउट कर सकते हो। सो बी शुड बी सॉल्टेड आउट, बी शुड बी सॉल्टेड आउट and A should remain in the solution. A salting out मतलब क्या, precipitation, protein precipitation, protein precipitation. What do you mean by precipitation? पिलेट में आ जाएगा, precipitation मतलब क्या, पिलेट में आ जाएगा, राइट। सो पिलेट में आ जाएगा मतलब क्या, उसका solubility गया, अंडरस्टूड। जो पिलेट में आ रहा है मतलब उसका solubility गया। सो सेम चीज सॉल्टिंग आउट मतलब प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, राइट। So using ammonium sulfate solution, उसका परसेंटेज देख के you can easily remove the protein you want to remove. तो जिसको आप रिमूव करना चाहोगे अमोनियम सल्फेट सॉल्ट देके, सॉल्यूशन देके उसको आप इजीली सॉल्टेड आउट कर सकते हो। सो दैट विल बी प्रेसिपिटेटेड एंड योर अदर प्रोटीन विल रिमेन इन द सॉल्यूशन, राइट। सो दिस इज अ ह्यूज रोल, इट हैज अ ह्यूज सिग्निफिकेंस इन प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। जहां पे मान लीजिए दो प्रोटीन ऐसे आ रहा है जिसका मॉलिक्यूलर काफी सेम है, या तो मान लीजिए कि जिसका आइसोलेटिव पॉइंट भी वेरी क्लोज है, वहां पे साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी भी हेल्पफुल नहीं होगा, वहां पे आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी भी हेल्पफुल नहीं होगा, अंडरस्टूड। सो दिस विल बी द लास्ट थिंग टू डू। ओके, सो दैट वाज द concept building series, second concept on protein solubility. I'm sure you have thoroughly enjoyed, so please keep watching our concept building series. I'm sure you will develop more concept. Thank you so much for your attention. Thank you once again.